नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम भारत लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक में पाठ 4 मानव बस्ती पर बात करेंगे। हम पहले भी मानव बस्ती पर बात करके आए हैं, परंतु आज इस बस्तियों को भारत के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे। क्या बस्तियां ग्रामीण या नगरीय है? तो मानव बस्ती, तो मानव बस्ती का जो अर्थ हमने पहले पढ़ा है कि बस्ती वो होती है जहां लोग समूह के रूप में निवास करते हैं। तो समूह के रूप में या आवासों का समूह जो है वो मानव बस्ती कहलाता है। और बस्तियां सदैव अपने कार्य के लिए जानी जाती हैं। उनके एक विशिष्ट प्रकार के कार्य होंगे। आप भारत में अगर ग्रामीण बस्तियों को देखेंगे तो वहां कृषि कार्य प्रमुख है। केरल के तटों पर वहां मछली पालन का कार्य प्रमुख है, वहां मछुआरों की बस्ती है। तो बस्तियां एक छोटे आवासों के समूह से लेकर एक बड़े महानगर तक इनका स्वरूप देखने को मिलता है। और वर्तमान में तो महानगरीय बड़े बड़े सन्नगर संकुल भी मानव बस्तियों के रूप में जाने जाते हैं। तो बस्तियां जहां मानव निवास करता है, सामान्य तौर पर स्थायी रूप से निवास करता है, उसे मानव बस्ती कहा जाता है। तो बस्ती का मतलब जहां मानव स्थायी रूप से निवास करता है। तो इसका मेन पर्सपेक्टिव कि आवासों का समूह, आवासों का समूह है मानव बस्ती कहलाता है। और बस्तियां एक छोटे से गांव से लेकर बड़े महानगरों तक हो सकती हैं। बड़े महानगरों तक हो सकती हैं। पहले तो ये दो बातें अभी हमने बात की कि बस्तियां का ये जो विभाजन है ये आकार के आधार पर है। गांव या इससे भी छोटी बात करूं तो एक पल्ली से लेकर एक बड़े महानगर तक मानव जो है वो आवासों के समूह के रूप में रहता है, जिसे बस्तियां कहा जाता है। अब सामान्य तौर पर बस्तियां जो है, हम पहले बात करके आए हैं, दो प्रकार की होती है। एक होती है ग्रामीण बस्तियां और एक होती है नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां या नगरीय बस्तियां। हमने पहले भी बात की है कि ग्रामीण बस्तियां अधिकतर कौन से कार्य करती हैं? प्राथमिक कार्य करती हैं। कौन से कार्य करती हैं? प्राथमिक कार्य। और प्राथमिक कार्य में काम करने वाले व्यक्तियों को रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। प्राथमिक कार्य का मतलब प्रकृति से संबंधित कृषि, मछली पालन, पशुचारण, पशुपालन, इसके साथ आपका खनन, भोजन संग्रह, ये सब कार्य जो है वो ग्रामीण बस्तियों में किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि ग्रामीण बस्तियां प्राथमिक कार्य करती हैं और इनके आवास हमेशा छोटे होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। आवास छोटे होंगे। दूसरी बात, इसमें आप एक और दिन ध्यान रखेंगे कि इनमें सामान्य तौर पर इन्हें गांव कहा जाता है, परंतु जो नगरीय बस्तियां हैं उनमें बड़े प्रकार के आवास, उच्च विशिष्टीकृत प्रकार के आवास होते हैं। और नगरीय बस्तियां
हमेशा द्वितीयक या तृतीयक कार्यों में काम करती है, यानी तृतीयक कार्यों में सेवाएं, व्यापार, परिवहन, संचार, इस प्रकार के, या उन क्षेत्रों में उद्योग यानी विनिर्माण जो है वो उसका जो संबंध है वो इनसे होता है। तो पहले की क्या है, बस्तियां किस आकार में होती हैं और कौन सी बस्तियां किस प्रकार के कार्य करती हैं। आज हम ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की तुलना देखेंगे कि इनमें अंतर क्या है। बहुत बार प्रश्न आता है ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में अंतर। क्या मेन अंतर है इनके अंदर, उस पर बात करेंगे। चलिए, इनमें पहला अंतर है कि ग्रामीण बस्तियां कौन से कार्य करती हैं, प्राथमिक कार्य करती हैं, जबकि नगरीय बस्तियां कौन से कार्य करती हैं, द्वितीयक या तृतीयक कार्य करती हैं। पहला अंतर तो ये। दूसरा अंतर, ग्रामीण बस्तियों के सामाजिक संबंध अत्यधिक घनिष्ठ होते हैं, परंतु नगरीय बस्तियों के सामाजिक संबंध इतने घनिष्ठ नहीं होते हैं। यानी ग्रामीण बस्तियों के लोग अपने पास के घरों के साथ बहुत अच्छे तरीके से उनका सामाजिक संबंध घनिष्ठ रूप से जुड़े होंगे, परंतु शहरों में आपको यह स्वरूप देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, ग्रामीण बस्तियों के, हम सिर्फ सामाजिक संबंध की बात कर रहे हैं, वो ग्रामीण बस्तियों में क्या होते हैं, घनिष्ठ, परंतु नगरीय बस्तियों में ये संबंध घनिष्ठ नहीं होते हैं। तीसरा, ग्रामीण बस्तियों के लोग कम गतिशील होते हैं, यानी इतना अधिक प्रवास, माइग्रेशन या किसी काम के लिए इतना अधिक विचरण नहीं करते हो। अगर कृषि कार्य कर रहे हैं तो अपने खेत तक सामान्य तौर पर जाएंगे और घर वापस आ जाएंगे, या कभी कभार बाजार में सामान खरीदने के लिए जाएंगे। यानी ग्रामीण बस्तियों के लोग कम गतिशील होते हैं, परंतु नगरीय बस्तियों के लोग जो होते हैं वो अत्यधिक गतिशील होते हैं। के लोग अत्यधिक क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तीसरा अंतर ये है, ये हम ध्यान रखेंगे। अब एक बड़ा अच्छा संबंध है, ग्रामीण बस्तियां प्राथमिक कार्य करती हैं तो वहां कच्चे माल की उपलब्धता रहती है। अब नगरीय बस्तियों को फल, सब्जियां, दूध की आपूर्ति सामान्य तौर पर अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र से की जाती है, तो नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों पर कच्चे माल के लिए निर्भर रहती हैं। इसी प्रकार से ग्रामीण बस्तियां भी तैयार माल के लिए नगरीय बस्तियों पर निर्भर रहती है। किसी उद्योग की कोई चीज लेनी है तो वो सामान्य तौर पर उन्हें नगर से ही मिलेगी। गांवों में सामान्य तौर पर आपको परिवहन के साधन के बड़े जो दुकानें हैं वो नहीं मिलेंगी, बड़े जो सेंटर है वो नहीं मिलेंगे, जबकि आपको ये शहरों में मिलेगा। तो जिस प्रकार चौथा जो अंतर ये है कि कच्चे माल के लिए ग्रामीण बस्तियों पर नगरीय बस्तियां निर्भर रहती हैं, परंतु तैयार माल के लिए ग्रामीण बस्तियां नगरीय बस्तियों पर निर्भर करती हैं। तो ये दो एक और अंतर और अपना अच्छा ध्यान रखेंगे कि
कच्चे माल के लिए तो ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों पर, जबकि तैयार माल के लिए ग्रामीण बस्तियां नगरीय बस्तियों पर निर्भर करती हैं। पहला अंतर कि ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक कार्य होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में द्वितीयक कार्य होते हैं। तीसरा अंतर, सामाजिक संबंध इनके घनिष्ठ होते हैं, नगरीय बस्तियों के ये घनिष्ठ नहीं होते। सिर्फ यहाँ सामाजिक संबंध नगरीय बस्तियों का अवश्य ध्यान रखेंगे, औपचारिक पाए जाते हैं, सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं ये कि हम हाँ बस है आपके साथ, परंतु उनका कोई इतना ज्यादा उनसे संबंध जो है वो नहीं होता। चलिए, ये चार जो मूलभूत अंतर थे ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में। प्रश्न आ सकता है कि ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में अंतर बताइए, तो आपको ये चार अंतर वहां लिखने होंगे। अगले बिंदु पर बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो कुल इनके चार प्रकार हैं। पहला है गुच्छित, हम एग्जाम्पल सही ध्यान रखेंगे, बहुत बार प्रश्न आए यहां से। गुच्छित, संकुलित, या इसको बोलते हैं आकेंद्रित बस्तियां। पहली बस्ती ये है, गुच्छित, संकलित या आकेंद्रित बस्तियां। दूसरा है अर्धगुच्छित, या इसको बोलते हैं विखंडित बस्तियां। दूसरी ग्रामीण बस्तियों की बात हो रही है सिर्फ। तीसरा है पल्लीकृत, पल्लीकृत बस्तियां। और चौथी है परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां। कुल चार प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं। अगर हम उत्तर भारत के विशाल मैदानों की देखें, जहां जल अधिक है, उपजाऊ भूमि अधिक है, वहां गुच्छित या संकुलित या आकेंद्रित बस्तियां पाई जाती है। आप नागालैंड में देख लीजिए, आप राजस्थान के जहां जलीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी गुच्छित या संकुलित बस्तियां, नहीं घर बहुत पास पास होंगी। दूसरा अर्धगुच्छित विखंडित। तीसरा पल्लीकृत, छोटे प्रकार की ढाणियां, अलग अलग नामों से जाना जाता है इसे। फिर है प्रक्षिप्त या एकाकी बस्तियां, जो प्राय एक खेत, फिर एक उस खेत में एक ढाणी, एक मकान, फिर कहीं दूसरा खेत, या पहाड़ों पर प्राय आपको दूर दूर मकान जो है वो देखने को मिलते हैं, वो प्रक्षिप्त या एकाकी बस्तियां होती हैं। तो इन तीनों या चारों प्रकारों पर हम डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले हम ध्यान रखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों के बसने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। और इसमें पहला और फेमस कारक है जल। जल है तो जीवन है। लोग, हम इस पे बहुत बार बात कर चुके हैं, चाहे जनसंख्या घनत्व के कारकों की बात हो, वितरण के कारकों की बात हो, चाहे हम पिछले में मानव बस्तियों के कारकों पर बात करें, तो जल बस्तियों को बसाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। और इसके साथ सांस्कृतिक और मानवीय कारक, लोग अपने एक धर्म में रहना शुरू कर देते हैं, अपने धर्म के साथ रहते हैं। और तीसरा है ग्रामीण बस्तियों के लिए एक मेन कारक है सुरक्षा संबंधी। हम पहले भी ग्रामीण बस्तियों में ऊंचे बिंदु या उच्च बिंदु पढ़ के आए थे, या हमने निम्न शुष्क बिंदु, जो ऊंचे बिंदु को शुष्क बिंदु बोलते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से हमने वहां बात की थी। तो लोग इसके साथ आप स्थलाकृति का भी ध्यान रख सकते हैं, जल का, सांस्कृतिक, मानवीय कारकों और सुरक्षा संबंधी। तो इन तीन कारकों पर ग्रामीण बस्तियां निर्भर करती हैं। और कितने प्रकार की हैं? चार प्रकार की हैं। पहली पर बात करते हैं गुच्छित या संकुलित बस्तियां। तो यहां चारों ओर खेत फैले होंगे, और चारों ओर खेत फैले होने कारण बीच के अंदर, खेतों के बीच में घर अत्यधिक पास पास बने होंगे। मानव बस्तियां कुछ इस प्रकार से बनाई जाती हैं इसके अंदर। और दूसरा, गलियां के प्रतिरूप हो सकते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे हमने पढ़ा था ये बस्तियां अरीय प्रतिरूप की, रेखिक प्रतिरूप की,
या आयताकार प्रतिरूप की या वृत्ताकार प्रतिरूप की, जो हमने 6 प्रकार वहां पढ़े थे कि ग्रामीण बस्तियां आकार के अनुसार 6 प्रकार की होती हैं। तो गुच्छित या संकुलित बस्तियां इस प्रकार से हो सकती है, परंतु अपने को एक ध्यान रखना है, इसमें घर या आवास अत्यधिक पास या सघन रूप से होते हैं। अत्यधिक पास पास होंगे, सघन रूप से होंगे, गुच्छित रूप में होंगे। और ऐसी बस्तियां आपको ज्यादातर उपजाऊ मैदानों, चाहे वो उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान हो या नागालैंड में, या मैंने आपको भी बात की कि राजस्थान के जिन एरियो में, राजस्थान के जिन क्षेत्रों में जल उपलब्ध होगा वहां इस प्रकार की बस्तियां बसाई जाती है। ये 5-6 बातें हम पॉइंटों के रूप में लिखेंगे वहां कि पहले घर या आवास अत्यधिक रूप से पास पास या सघन रूप से इनकी आकृति होती है। दूसरा, चारों ओर खेत होते हैं, बीच में ये गलियां का प्रतिरूप जो है, चाहे वो वरीय हो, रेखिक हो, आयताकार हो या वृत्ताकार हो या TYX जो हम वहां पढ़ के आए। और इसके क्षेत्र, पॉइंट लगाना है यहाँ, क्षेत्र लिखना है कि उपजाऊ मैदानों, जो कि उत्तर भारत के विशाल मैदान है जहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नागालैंड और राजस्थान के जिन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध होता है वहां इस प्रकार की बस्तियां बसाई जाती हैं। इसके अलावा आप मध्य भारत का बुंदेलखंड क्षेत्र, MP के पास का, उसमें भी ऐसी बस्तियां देखने को मिलेंगी। दूसरा है कि अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां, ये बस्तियां कई बार सामाजिक संबंधों के कारण भी बनती हैं। तो इनका संबंध कई बार सामाजिक होता है। कई बार क्या होता है, गांव में अगर 2 तबके, एक ऊंचा और एक नीचा तबका, तो जमींदार वर्ग अपना मकान एक तरफ बनाएगा और बाकी पूरे गांव जो है उससे कुछ दूरी पर पूरा गांव बसा होगा। तो ऐसी बस्तियां जो कि आधे गुच्छे के रूप में, आधा कहीं और आधा कहीं और बसा हो, ऐसी बस्तियों को सामाजिक रूप से अलग किया जाता है और इसे बोलते हैं अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां। ध्यान रखेंगे, ऐसा प्रारूप तब दिखता है जब गांव में ऊंचे व नीचे का भेदभाव हो, या कई बार जमींदार वर्ग अपने आप को गांव से अलग कहीं बाहर बसाता है और बाकी गांव किसी अन्य जगह जो है बसा होता है। अब इसमें क्या होता है, ऐसी बस्तियां आपको सिर्फ 2 ही जगह दिखेंगी, गुजरात में और राजस्थान में। इसके बाद में है पल्लीकृत बस्तियां। नाम से लिखा है कि एक दूसरे से पृथक पृथक इकाइयों में बसी होती हैं, एक दूसरे से पृथक पृथक इकाइयों में बसी होती है। इनके नाम होता है, इनको पल्ली, पाड़ी, पाड़ा, नंगला, ढाणी, इन सब नामों से जाना जाता है। आपने बहुत बार ये स्वरूप देखा होगा कि एक छोटी सी ढाणी है जहां कुछ मकान बने हुए हैं, फिर कुछ दूरी पर खेतों के बाद में कोई ढाणी है जहां कुछ मकान बने हुए हैं। ऐसी बस्तियां जो होती हैं वो पल्लीकृत बस्तियां होती हैं। आपको छत्तीसगढ़, हिमालय और निम्न गंगा के मैदान में ये बस्तियां देखने को मिलेंगी। निम्न गंगा का मैदान बिहार, पश्चिम बंगाल में, बिहार और पश्चिम बंगाल में निम्न गंगा का मैदान है। ये बस्तियां आपको इन इलाकों में देखने को मिलेगी। इसके नाम हमने बात कर ही ली है। और इसमें जो क्या होता है, कई बार सामाजिक और मानव जातीय कारकों से मकान अलग हो जाते हैं। तीसरा है परिक्षिप्त बस्तियां। सामान्य तौर पर आप बात करेंगे कि पहाड़ी ढालों पर या खेतों के द्वारा जब मकान प्राय एक दूसरे से अलग अलग, एक खेत उसमें एक मकान, फिर एक खेत एक मकान, एक खेत एक मकान, केरल के भागों में या हिमालय के पहाड़ी ढालों में
आपको ऐसी बस्तियां देखने को मिलेंगी, ये बात हम ध्यान रखेंगे। ये भारत में ग्रामीण बस्तियों के बिंदु थे। किस कारकों पर निर्भर करती है? कितने प्रकार के हैं? पेपर में ये नाम हमें अलग से लिखने हैं, संकुलित या आकेंद्रित। ये हमारा ग्रामीण बस्तियों का बिंदु था। अगली कक्षा में हम नगरीय बस्तियों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।